हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज 14 अगस्त 2023 है। आप लोग जानते हैं विभाजन विभीषिका का स्मृति दिवस आज हम लोग मना रहे हैं। उसके बाद आज का जो भी आपका समसामयिक घटना है, करंट अफेयर है, जो भी क्वेश्चन बनने लायक है एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण चीज को आप लोग के सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ कैसा करेंगे, देखिए आप लोग को पता है आज से कुछ दिन पहले मानसून सत्र के अंत में हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी जो है आईपीसी को, सीआरपीसी को और क्या बोलते हैं एविडेंस एक्ट वाले को, ये सारे चीज का नाम बदल करके हमारे सब मतलब लोकसभा में जो है विधेयक को रखे हैं। अभी लोकसभा में, फिर यहाँ पे अस्थायी समिति के पास जाएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। अभी ये होते होते लगभग 6 महीना यानी अगला सत्र तक क्लियर होगा। बट विधेयक रखा गया है तो नाम परिवर्तन किया है। इसका नाम को थोड़ा जानना जरूरी है, क्या क्या इसमें चेंजिंग की में बात किया गया है। गृह मंत्रालय जो गृह मंत्री हमारे अमित शाह जी हैं, तो बहुत ज्यादा ये जानना जरूरी है क्योंकि कानून नियम इसी में सारा चीज है। चलिए अगला लेके आइए। अगला क्या बात करने वाले हैं, देखिए अभी जो है सरकार जो है खाद्य का जो भी क्राइसिस है, ठीक है, जो हमारा उपभोक्ता मूल्य सूची मतलब उपभोक्ताओं के लिए जो भी परेशानी आने वाला है कि अगर दाम बढ़ जाएगा है ना, तो उसके लिए जो है सरकारी नीलामी के तहत 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल को क्या करता है, नीलामी करने वाला है, जिससे क्या हो खाद्य उपभोक्ताओं को जो है दिक्कत नहीं हो। ठीक है, ये भी बहुत चर्चा में रहा है बात, ये बात होगा। और राजस्थान में जैसलमेर में एक जगह है जहाँ पे जो है आपका जुरासिक काल का डायनासोर का अवशेष मिला है, तो उसी के बारे में बात करेंगे कि जैसलमेर किधर है और ये जुरासिक काल में मेसोजोइक में क्या हुआ था, ये डायनासोर का कब्र किसको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सुनिए पार्टीशन के बारे में तो आपको पहले आती हम बता चुके हैं कि पार्टीशन हुआ था यानी विभाजन हुआ था। जैसे हम लोग आजादी प्राप्त किए, आजादी के साथ साथ विभाजन हुआ, यहाँ पे 10 लाख आदमी मरे, करोड़ों आदमी बेघर हो गए। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे कि आज को कब से मनाना प्रारंभ किए, मोदी सरकार द्वारा ये पहल किया गया है। उसके बाद एनपीपीए का बात करेंगे। आप लोग जानते हैं नेशनल आपका फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, जो हम लोग दवाई लेते हैं मेडिसिन स्टोर में जाता है, मनमानी ढंग से दवाई का मतलब पैसा ले लिया जाता है। जो भी रिटेलर है, होलसेलर है, जिस दवाई में जीएसटी नहीं लगता उसमें भी हम लोग से जीएसटी जोड़ के ले लिया जाता है। तो इसके बारे में सरकार जो है कुछ बिल बनाए, कुछ एक्ट लेके आया है, कुछ दवाई को रखा है, मतलब अस्थायित्व रखा है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। ये आयोग कब आया था इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अभी कच्चा द्वीप के बारे में बताए थे ना, तो साथ ही साथ मणिपुर वाला जो अविश्वास प्रस्ताव आया था हमारे मोदी जी के खिलाफ, तो उसी अविश्वास प्रस्ताव के बोलने के समय में जो इंदिरा गांधी के समय में जो मिजोरम, आपको पता है मिजोरम जो है 23वां राज्य बनता है 1987 में, उससे पहले जो है वहां पे मिजोरम, क्योंकि पहले बांग्लादेश तो आजाद 1971 में होता है, तो मिजोरम आप देखिएगा ना, उधर बांग्लादेश है, इधर म्यांमार है, और पहले मिजोरम असम का हिस्सा हुआ करता था। और वो मिजोरम में 1966 में भारतीय वायुसेना द्वारा वहां पे बम गिराया गया था। उसी बात को मोदी जी संसद में अभी उठाए थे मानसून सत्र में, जब अविश्वास प्रस्ताव का जब बात रख रहे थे, अपने मतलब अपने तरफ से जब भाषण दे रहे थे, तब बोले थे कि ये मिजोरम में क्या हुआ था, उस टाइम का घटना क्या था, कितना लोग मरे थे। ठीक है, तो ये दो चीज बहुत फेमस रहा था, एगो कच्चा द्वीप और मिजोरम वाला घटना। ठीक है, कि मिजोरम में बॉम्बिंग किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, वायुसेना के द्वारा, तो उसी के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो आपको पहले बता दे रहे हैं एक बात, जो अगर वीडियो के दौरान जो पढ़ाने के दौरान कभी कभी 1800 को 1900 बोला जाता है। ठीक है, मतलब तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। कल हम एक क्वेश्चन में बता रहे थे आपको, जो दादाभाई नौरोजी के बारे में बता रहे थे, ग्रैंड ओल्ड मैन, बताते कि राष्ट्रगुप्त एक उसका पत्रिका था और उसको जो है 1854-55 में वो प्रारंभ किए थे, तो हम 1954-55 बोल दिए थे। तो इतना से भी समझ सकते हैं कि 1917 में अगर उसका मृत्यु बता रहे हैं तो ये घटना 1900 के पहले का, 1700 पहले का होगा, तो वहां पे 1800 होना चाहिए। गलती से लिखा जाता है तो ये मिस्टेक है, तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हम लोग का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आज, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये क्या है ना, ये सबसे पहले ये जान लीजिए, ये जो है ये विभाजन विभीषिका दिवस हम लोग 14 अगस्त को मनाते हैं। और ये कब से मनाते हैं, 14 अगस्त को मनाते हैं, और ये मनाते हैं 2021 से, ये बात जान जाइए। ठीक है, विभाजन विभीषिका दिवस, ठीक है, विभीषिका दिवस जो है हम लोग कितना से मनाते हैं, ये मनाते हैं 2021 से मनाते हैं। देखिए मोदी सरकार के पहल के द्वारा ये चीज इस वजह से मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान जो है एक ही, पहले हम लोग एक ही भूमि हुआ करते थे, एक ही भूभाग हुआ करते थे। जैसे हम लोग को आजादी मिला, जैसे हम लोग आजाद हुए, आजाद होते होते हम लोग क्या हुए, पार्टीशन भी, आजाद होने के साथ साथ हम लोग क्या विभाजन भी देखे। तो पाकिस्तान नाम से एक देश बना, जिसको 14 अगस्त कराची में, कहाँ पे 14 अगस्त ये सब चीज थोड़ा सा जान लीजिए कि ये कहाँ पे चीज हुआ था। तो कराची में जो है 14 अगस्त को कराची में जो है इसका रूपरेखा तैयार किया गया था। ठीक है, रूपरेखा तैयार किया था, और भारत में 15 अगस्त 1947 को यहाँ पे किया गया था, 15 अगस्त के रात को। ठीक है, दिल्ली में हुआ था ये चीज, यहाँ तो आप लोग जानते हैं। और जैसे ही विभाजन ये अलग अलग देश हुआ, तो यहाँ का जो है आपका गवर्नर जनरल आपका बन गया कौन,
आपका मोहम्मद अली जिन्ना यहाँ का गवर्नर बना, मोहम्मद अली जिन्ना, और यहाँ का गवर्नर कौन बना, तो लॉर्ड माउंटबेटन ही बना हुआ रहा। ठीक है, तो थोड़ा सा देखिए, इसको हम आपको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक तो नहीं बताएंगे, मगर थोड़ा सा बता देते हैं कि ये पार्टीशन हुआ था क्या। तो क्या ये जब 14 अगस्त को मनाने का जो उद्देश्य है सरकार का, केंद्र सरकार का या मोदी सरकार का जो पहल है, ये पहल इस वजह से है, जब 1945 में वर्ल्ड वार खत्म हुआ। देखिए आपको बता देते हैं हम थोड़ा सा, देखिए ये सब चीज तो आप लोग जान ही रहे हैं, नहीं जान रहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम मिटाते हैं और आपको हम अच्छा से थोड़ा सा इस चीज को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे उस टाइम क्या घटना घटा था कि ये सारा चीज हुआ। आप जानते हैं कि सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव के बाद जो है हम लोग व्यक्तिगत सत्याग्रह किए, ये 1940 की बात है। 8 अगस्त को अगस्त प्रस्ताव आया, फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ, विनोबा भावे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही बने, फिर उसके बाद आपका क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स मिशन के बाद कैबिनेट मिशन आया। ये सब क्या था, ये सब संवैधानिक विकास था कि अंग्रेज सरकार द्वारा हम लोग को क्या कि जब तक सेकंड वर्ल्ड वार खत्म नहीं हो जाता तब तक कुछ आपको हम कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हम लोग खुद अपने इसमें उलझे हुए हैं, परेशानी में उलझे हुए हैं। तो जैसे सेकंड वर्ल्ड वार खत्म होता है 1945 में, जानते हैं 1939 से सेकंड वर्ल्ड वार चलता है, 1939 से सेकंड वर्ल्ड वार चलता है और 1945 तक चलता है, ये बात जानते हैं आप लोग। ठीक है, और यहाँ पे अभी हम 3 मैटर का बात किए, ये तीनों मैटर आपको याद रखना है। सबसे पहले क्या कहिएगा कि सबसे पहले अगस्त को अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव के बाद जो है उसको हम लोग क्या कर दिए, विफल कर दिए। फिर व्यक्तिगत सत्याग्रह चला, व्यक्तिगत सत्याग्रह के बाद फिर आपका क्रिप्स मिशन आया, फिर क्रिप्स मिशन के बाद फिर भारत छोड़ो आंदोलन होता है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद फिर जाके आपका 1945 में आपका वर्ल्ड वार खत्म होता है, फिर 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है। देखिए अब यहीं से कहानी शुरू होता है, थोड़ा सा इसको जान लीजिए कि ये विभाजन ये जो है विभीषिका का स्मृति जो दिवस है, इसको जानने के लिए यहाँ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और ये सब क्या है, संवैधानिक विकास है कि गवर्नर जनरल के परिषद में कितना सदस्य होगा, या फिर संविधान अंतरिम सरकार, क्योंकि हम लोग 1940 से ही अंतरिम सरकार का मांग कर रहे थे कि हम लोग को सरकार बनाने दीजिए, बट ये होते होते 1946 हो गया। तो 1945 में जैसे ही वर्ल्ड वार खत्म हुआ, उसके बाद ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन में इलेक्शन होता है और वहां का जो है वेस्टर्न चर्चिल वहां का प्रधानमंत्री था। तो वेस्टर्न चर्चिल हार गया, गद्दी से हट गया और वहां पे बैठा क्लेमेंट एटली। जैसे क्लेमेंट एटली थोड़ा उदार, भारत को लेकर उदारवादी थे, उदार प्रकृति के थे क्लेमेंट एटली। ठीक है, तो उदार प्रकृति के थे, तो हुआ क्या कि वो जो है भारत के लिए बोला कि ठीक है, आपको जो है हम लोग संविधान बनाने के लिए और आपके यहाँ पे अंतरिम सरकार के लिए आपको हम देंगे, बट जाए एक कमेटी बैठेगा जिसका नाम क्या होगा, कैबिनेट मिशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, एक कैबिनेट मिशन आया। ठीक है, कैबिनेट मिशन आया, ये याद चल देखिए समझते चलिएगा तो आपको कैबिनेट मिशन कब आया, ये आपका 24 मार्च 1946 का आया। ठीक है, ये बात समझते चलिएगा। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, चलिए कोई अच्छी बात है। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आया और इसने अपना जो है जून तक अपना रिपोर्ट पेश किया। ठीक है, अब देखिए कैबिनेट मिशन क्यों आया था। कैबिनेट मिशन आने का उद्देश्य ये था कि भारत में क्या करना है, संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का स्थापना करना है। ठीक है, संविधान सभा का स्थापना करेगा और क्या करेगा, अंतरिम सरकार बनाने के लिए कहा कि अंतरिम सरकार बनाना चाहिए, आप लोग अपना अंतरिम सरकार भी बनाइए और धीरे धीरे अपना संविधान अपना बनाने के लिए अपना समिति उमिति जो भी गठन करना है वो चीज कीजिए। ये सारा चीज हो गया। अब ये सारा चीज होने के बाद जून में अपना फैसला दे दिया और उसके बाद आप जानते हैं कि हम लोग जैसे ही लोग जून में फैसला दिया, फिर हम लोग क्या अंतरिम सरकार का गठन किया, क्या तारीख को, 2 सितंबर को। ठीक है, यहाँ तक जानते हैं 2 सितंबर अंतरिम सरकार का गठन होता है 1946 को, ये जानते हैं आप लोग। और इसका विरोध किया कौन, मुस्लिम लीग। और मुस्लिम लीग बाद में जाके अक्टूबर में आके यहाँ पे, ठीक है, अक्टूबर 1946 में आया, बहुत विरोध के बाद। बता देते हैं, ये विरोध जब तक नहीं समझिएगा फिर ये बात आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहां तक समझ गए। और ये भी जान जाइए, जैसे हम लोग अंतरिम सरकार बना दिए और तब फिर हम लोग क्या कर देते हैं, संविधान सभा का गठन भी कर देते हैं। संविधान सभा कल भी आपको बताए थे, हम लोग संविधान सभा का गठन जो है 6 दिसंबर को करते हैं। 6 दिसंबर को 1946 को संविधान सभा का गठन होता है और पहला जो है बैठक हम लोग का क्या 9 दिसंबर को होता है। ठीक है, 9 दिसंबर को 1946 को होता है, 1946 को होता है। और अस्थाई बोलिएगा। ठीक है, क्या बोलिएगा, अस्थाई कौन है, सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा थे। ठीक है ना, याद रखिएगा, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई सदस्य अध्यक्ष थे और अस्थाई सदस्य 11 दिसंबर को जो है हमारे राजेंद्र बाबू थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है ना, ये बात आप जानते चलिए। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को ये हो गया आपका संविधान। तो अब संविधान सभा का काम क्या होगा, जो भी संविधान बनाना है, अलग अलग समिति होगा, जैसे मसौदा समिति होगा, झंडा समिति होगा, अल्पसंख्यक समिति होगा। हम लोग पढ़ते हैं ना, टोटल कितना समिति था, टोटल हमारे संविधान बनाने के लिए टोटल समिति का संख्या कितना था, 12 समितियां थी। ठीक है, बहुत सारी समितियां बनाई गई थी, उप समितियां बनाई गई थी। ठीक है, महिला सदस्य भी थी, 15 महिला सदस्य थी। ठीक है, बहुत सारे लोग थे इसमें जुड़ा हुआ। तो उसके लिए और ये काम करते करते 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा समक्ष ये संविधान सभा जो है अपना
क्या किया, संविधान को क्या किया, आप जानते हैं ना कि संविधान 26 नवंबर 1949 को हम लोग आत्मर्पित किए, ठीक है, उसके बाद समर्पित किए। तो ये आपका ये संविधान सभा का अलग अलग खेल है, इसको आप उधर लेके चलिए। अब कैबिनेट मिशन देखिए, कैबिनेट मिशन आया तो कैबिनेट मिशन में क्या हुआ कि ये पाकिस्तान शब्द का एक भी बात नहीं किया, पाकिस्तान का बात नहीं होना था। क्यों कि ये कैबिनेट मिशन जो आया था तो इसका उद्देश्य नहीं था कि भारत जो है बटे, भारत को बांटना। देखिए अंग्रेज का तो उद्देश्य था, क्योंकि ऐसा बीज बो दिया था 1905 से ही, और ऐसा कहानी हो गया था कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम में बहुत बड़ा बीज, बहुत बड़ा दरार पहुंच गया था। 1905 में आप लोग जानते हैं जब बंगाल विभाजन हुआ था, तभी से लेकर 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना होता है, फिर 1916 में मुस्लिम लीग मिलता है, फिर 1919 में आपको पता है ये आपका खिलाफत आंदोलन होता है, वहां पे भी थोड़ा गड़बड़ होता है, क्योंकि मिलता तो है बट वो थोड़ा सा गड़बड़ वहां से भी, मतलब खिलाफत आंदोलन भी बहुत बड़ा एक बैरियर का काम करता है हिंदू मुस्लिम की चीज को आगे बढ़ने। फिर आगे चाहिएगा तो ये क्या हुआ कि 1940 में सबसे पहले पाकिस्तान का मांग कर रखा, ठीक है। 1943 में बांटो छोड़ो का नारा दे दिया कराची अधिवेशन में, ये चीज आप लोग जानते हैं। 1939 को जो है वो देखिए 1939 को देखिए सबको मिटा देते हैं आपको हम, ठीक है, ये सब मिटा देते हैं, फिर आपको हम बताते हैं। देखिए ये जगह का कम, जब जगह कम पड़ जाने की वजह से हम ये सब आपको हम बताते हैं थोड़ा सा। देखिए आपको बताते हैं, मुक्ति दिवस 1939 को मनाए थे, ये बात आप लोग जानते हैं। मुक्ति दिवस 1939 को मनाए, फिर 1940 को जो है पाकिस्तान का मांग रख दिए, बांटो और छोड़ो का नारा 1943 को दे दिए, ये सब चीज समझते चलिएगा। और 1946 को क्या किए, 1946 को जैसे कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान का बात नहीं किया, तो 1946 को क्या कर दिए ये लोग, ये 29 जुलाई की बात है, ये देखिए छोटा सा डेट जानना इस वजह से जरूरी है। 1946 को जो है ये लोग क्या किस चीज का घोषणा किया कि हम लोग डायरेक्ट एक्शन प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे, ठीक है। जब तक पाकिस्तान दिया नहीं जाएगा तब तक हम लोग क्या करेंगे, 29 जुलाई 1946 को डायरेक्ट एक्शन का, और 16 अगस्त को जो है इसको मनाया प्रारंभ करता है, ठीक है, 16 अगस्त को, ये भी बात समझते चलिएगा, ठीक है। 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाना प्रारंभ। देखिए उसका घोषणा कहेगा कि डायरेक्ट एक्शन डे का घोषणा कब किया गया था, तो 29 जुलाई 1946 को, और बनाया क्या शुरू कब से किया, तो आप 16 अगस्त 1946 को कहिएगा। तब से लेके 15 अगस्त, ठीक है, 15 अगस्त नहीं, मान के चलिए कि आप पूरी 1948 तक यहाँ पे आदमी के साथ बहुत, सबके साथ, वो हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो, सारे के साथ वो दुर्व्यवहार हुआ, एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए, मारकाट हुआ, ये तब तक यहाँ तक चलता रहा। देखिए कैबिनेट मिशन में आया, पाकिस्तान का बात किया नहीं, पाकिस्तान का जब बात नहीं किया तो ये लोग क्या एक्शन में आ गए। मोहम्मद अली जिन्ना का अपना जिद वाला रुख था, कोई कहता है कि ये हमारे नेहरू जी जो है प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब में ऐसा किए, इसका मोहम्मद अली जिन्ना का या मुस्लिम लीग का एक अलग ही रुख रहा है। तो चलिए ये सब अलग बात है, उस सबको हम लोग को जब बाद में हम लोग देख लेंगे, बट अभी जो क्या है ना इसको हम बताना आपको चाह रहे थे। इसमें क्या हो गया कि ये 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन में पाकिस्तान का बात हुआ नहीं, जब पाकिस्तान का बात नहीं हुआ तो ये लोग नाराज हो गए, डायरेक्ट एक्शन डे शुरू हुआ। और नोवाखाली में एगो कलकत्ता में एक जगह पड़ता है, बंगाल में पड़ता है नोवाखाली, ठीक है, नोवाखाली, ठीक है, नोवाखाली में क्या हुआ, बहुत बड़ा हिंसा होना शुरू हो गया 1946 से ही, ये बात समझते चलिएगा। 1946 से यहाँ पे हिंसा प्रारंभ, जब 1946 से हिंसा प्रारंभ हुआ और वो हिंसा धीरे धीरे आगे फैल गया। और आगे फैलने के उपरांत आपको ये बता देते हैं 1947 तक जब आपका रेड क्लिफ, जानते हैं रेड क्लिफ सीमा का निर्धारण करने भी आया, तो वो आजाद होने के बाद सीमा का निर्धारण का कागज रिपोर्ट पेश किया था, ठीक है, 3 दिन बाद 2 दिन बाद। तो आप समझ जाइए स्थिति क्या था, पता ही नहीं था कि कहां पे क्या करे। पहले लाहौर को इंडिया में रखना चाह रहा था, फिर उसको पाकिस्तान में दे दिया, पहले बंगाल को पाकिस्तान, ये कलकत्ता को पाकिस्तान में देना चाह रहा था, फिर उसको इंडिया में कर लिया, ये अलग अलग। क्योंकि आप देखिए ये हमारा भारत है ना, देखिए इसको अगर भारत को देखिएगा तो आपको समझ में, देखिए ये अगर भारत को आप देखिएगा तो ये वाला स्थिति आप जानते हैं, ये वाला अगर देखिएगा ये आपका बांग्ला, ये जो अभी आप जो बांग्लादेश देख रहे हैं ये वाला एरिया, ऐसे करके ये यहाँ पे कलकत्ता जो है इसके बगल में पड़ता था। और यहाँ पे जो आप लाहौर देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे पंजाब प्रांत में यहाँ पे लाहौर है, ठीक है। अगर लाहौर आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लाहौर है, अगर लाहौर देखिएगा तो आपको पता होगा कि एकदम इंडिया से सटा हुआ है। यहाँ पे लगभग 75% लाहौर का प्रॉपर्टी जो, देखिए क्योंकि विभाजन तो हुआ था हिंदू मुस्लिम का करके, तो लाहौर में 75% जो संपत्ति था वो किसका था, नॉन मुस्लिम का था, ठीक है, मुस्लिम का ना होके नॉन मुस्लिम का था। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगभग 80% संपत्ति मुस्लिम का था, ठीक है। तो ये दोनों में अलग अलग की, यहाँ पे संपत्ति अधिक था किसका, मुस्लिम का, मगर ये चला गया कहां पे, इंडिया में। और यहाँ पे अधिक संपत्ति किसका था, नॉन मुस्लिम का, और ये चला गया कहां पे, आपका पाकिस्तान में। तो ये चीज ना बहुत ज्यादा यहाँ पे सब चीज नहीं समझ पा रहा था कैसे कैसे ये चीज हुआ। इसी बीच में लोग का बहुत ज्यादा मारकाट हुआ और लोग बहुत एक दूसरे के खून का प्यासा हो गए। लगभग सरकारी आंकड़े के करीब करीब आपको बताते हैं, कहा जाता है कि 10 लाख आदमी मारे गए। कितना, 10 लाख आदमी।
10 लाख आदमी इसमें मारा गया और कम से कम 1.5 करोड़ आदमी जो है बेघर हो गए, 1.5 करोड़ आदमी। ठीक है, ये जान जाइए 1.5 करोड़ आदमी जो है इसमें बेघर हो गए, ये पूरा घटना में। अब इससे समझ सकते हैं कि कितना लोग के साथ दुर्व्यवहार हुआ। देखिए आपके पास ये फोटो है, ये सारा चीज है। तो इसी स्मृति को याद करने के लिए, इसी चीज को समझने के लिए कि इतिहास याद रखे हमारे जो हमारे आगे के भविष्य जो लोग होंगे, ठीक है, तो वो इस चीज को जाने कि ये इतना भयावह स्थिति क्या हुआ था, क्या तो ये सब राजनीतिक चीज था। राजनीतिक चीज की वजह से लोग को अपना घर परिवार, एक घर का बंटवारा हो गया, घर के बीचों बीच जो है सीमा रेखा का निर्धारण कर दिया गया। तो ये सारा चीज है, ठीक है। तो फिर ये क्या होता है, ये देखिए ये सारा चीज तो आपको बता दी है। तो 1946 में कैबिनेट मिशन आया, कैबिनेट मिशन तो बात माना नहीं। जब कैबिनेट मिशन जब बात नहीं माना तो हुआ क्या, फिर बहुत ज्यादा मारकाट होने लगा। तो आपको पता है 20 फरवरी 1947 को जो है क्लाइमेट इटली घोषणा करता है। क्या घोषणा किया कि आप लोग 30 जून को, कब तक, 30 जून तक क्या करेंगे, आप लोग को क्या करेंगे, आजादी दे देंगे। ठीक है, मगर यहाँ पे इतना ज्यादा मारकाट होने लगा कि ये डेट फेल हो गया। और यहाँ पे उस टाइम जो है यहाँ पे वायसराय आपका वेवेल था। ठीक है, लॉर्ड वेवेल भारत का वायसराय कहेगा तो क्या कहिएगा, वेवेल था। ठीक है, कौन था, वेवेल था। तो वेवेल को बुला लिया गया, बोला कि नहीं आपसे यहाँ से कुछ होगा नहीं, क्योंकि अंतरिम सरकार भी गठन करने में वेवेल कुछ अच्छा महत्व रोल अदा नहीं कर पाया, क्योंकि सितंबर में ही हो गया था आपका अंतरिम सरकार का गठन। अब मुस्लिम लीग जो है अपना अलग मान पे पता था, आपको पता है वहां पे जो है बहुत सारा पैक्ट हुआ था। ठीक है, उस पैक्ट में भी वो सही अच्छा से रोल नहीं, शिमला समझौता हुआ, ये सब वायसराय के कार्यकारिणी समिति में जो है क्या करना, सदस्य को लेकर के कि 5 सदस्य मेरा रहेगा, 6 सदस्य मेरा रहेगा, इसी पे बहुत ज्यादा 50% का भी बात हुआ। बट ये अंत में लॉर्ड वेवेल जो है इसमें सफल नहीं हो पाया और अक्टूबर में लास्ट में जाता है आपका मुस्लिम लीग अंतरिम सरकार में। तो वेवेल को बुला लिया गया और आपका जो है आता है कौन, मार्च में आपका आता है, मार्च में आपका भेजता है किसको, माउंटबेटन को। माउंटबेटन आता है और यहाँ पे आकर के पूरा समस्या को देखता है। समस्या देखने के बाद उसने जो है एक माउंटबेटन योजना आता है 3 जून को, और ये 3 जून को यहाँ पे जुलाई में आता है, जून को ही आता है, 3 जून को आता है, 18-19 जून को यहाँ से लेकर के चला जाता है आपका ब्रिटिश संसद भवन में वहां पे 18 जुलाई को जो है वहां से दोनों जगह से प्रस्तावित होता है। फिर होकर के इसी माउंटबेटन योजना से ही हम लोग का भारत और पाकिस्तान 2 अलग अलग देश बना। ठीक है, तो वहां से जैसे ही पास होकर के आता है फिर ये आपका अलग अलग देश बन गया। तो ये जब इतना लोग यहाँ पे मरा कटा, लड़ाई हुआ, दो धर्म के बीच इधर उधर हुआ, तो यही सारा चीज को देखते हुए ये माउंटबेटन योजना एक फैसला किया। क्योंकि देखिए आप समझ रहे हैं 20 फरवरी 1947 को कह रहे हैं कि आपको आजादी देंगे, कब, 30 जून 1948 को। और यहाँ पे इतना स्थिति को गड़बड़ा दिया, इतना स्थिति गड़बड़ हो गया कि इसको 2 महीना के भीतर, आप बताइए इतना बड़ा अखंड भारत, इतना बड़ा भूभाग में अचानक से आपका सारा चीज को कर देना, ये संभव है? तो जो भी होगा तो क्या हो जाएगा, जब अव्यवस्थित तरीके से कोई भी काम होगा तो सही होगा कि गलत होगा, गलत ही होगा। तो गलत का परिणाम ये हुआ कि बहुत सारे लोग बेघर हो गए, बहुत सारे लोग मारे गए, इधर उधर हो गए, संपत्ति का इधर उधर हो गया, भाई बाप वहां रह गया, बेटा इधर हो गया, माँ यहाँ है बेटी वहां है, बहुत लोग के साथ दुर्व्यवहार भी हुआ, बहुत लोग के साथ बलात्कार भी हुआ, बहुत कुछ हुआ। ठीक है, तो जिसमें सरकारी डाटा आपको बता रहे हैं हम, 10 लाख लोग मारे गए और 1.5 करोड़ आदमी क्या हो गए, घर से बेघर हो गए, संपत्ति बर्बाद हो गया, आदमी इधर से छिन्न भिन्न हो गए। तो उसी को याद करने के लिए 14 अगस्त को हम लोग क्या करते हैं, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने का फैसला किए हैं। कब से किए हैं, 2021 से किए हैं। देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ बताना चाह रहे थे मगर हम बताएंगे इस वजह से नहीं, समय नहीं है। और दूसरी बात है, अगर करंट में इतना ज्यादा चीज बताने का प्रयास करेंगे तो फिर एक चीज दूसरा चीज से जुड़ा हुआ है, अगर कुछ बताएंगे तो फिर आगे जाना पड़ेगा। अभी आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं ना, माउंटबेटन योजना 3 सदस्यीय था। ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसका जो है, पैथिक लॉरेंस का था, इसका इसी की अध्यक्षता में जो है, पैथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन आया था। इसमें जो है आपका स्टैफोर्ड क्रिप्स था, ये व्यापार मंडल के सदस्य थे। ठीक है, एक जो सेना के थे, ठीक है, एबी अलेक्जेंडर थे। ये सब चीज नाम इस सब एग्जाम में खूब पूछता है कि एबी अलेक्जेंडर कौन था, तो सेना वाला कहिएगा, व्यापार मंडल का सदस्य कौन था तो क्या कहिएगा आप, स्टैफोर्ड क्रिप्स था। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव था। ठीक है, कौन था, भारत सचिव था। ठीक है, 3 सदस्य आया था। तो इसको थोड़ा देखिए, बताने का बहुत कुछ है, अगर बताइएगा यहाँ पे तो एकदम पूरा समय निकल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बस आपको हम थोड़ा सा बताने का ये प्रयास किए कि ये चीज हुआ क्यों, लोग इतना मरे क्यों, क्योंकि राजनीतिक चीज है, राजनीतिक चीज से आदमी बर्बाद ही होता है, कुछ अच्छा चीज नहीं होता है। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किस योजना के तहत केंद्र सरकार ने ई नीलामी के अंतर्गत 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल जारी करने का फैसला किया। देखिए आप जानते हैं कि भारत में जो है अभी पूरा विश्व में जो है सब किसी का जो है ग्रोथ रेट बहुत गिरा हुआ है। अमेरिका का भी हालत सही नहीं है, वहां पे इतना बैंक दिवालिया हो गया, चाइना का भी ग्रोथ रेट ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग के यहाँ पे कुछ ऐसा स्थिति उत्पन्न ना हो जाए, तो केंद्र सरकार जो है यहाँ पे जानते हैं आप लोग कि हम लोग का सबसे ज्यादा आबादी जो है बहुत ज्यादा, अभी हम लोग का पूरा इंडिया का आबादी कितना हो गया, 142 करोड़ 86 लाख। ये बात याद रखेगा, इंडिया में सबसे अधिक आबादी वाले देश हो गए हम लोग, ठीक है। 142 करोड़ 86 लाख आबादी है हम लोग का, ठीक है। चाइना से भी आगे निकल गए हैं। अभी यूएनओ का एक रिपोर्ट आया था, उसमें बोला गया इंडिया का कितना है, कितना है 142 करोड़ 86 लाख, ठीक है। ये बात याद रखेगा। तो इतने आदमी को खाना पीना खिलाना, यहाँ पे अगर सारा चीज अगर एक सही ढंग से चीज को नहीं दिया जाए तो कहानी गड़बड़ हो जाएगा। तो इसी को लेकर केंद्र सरकार जो है एक योजना के तहत, तो कौन सा योजना है ये, आपका मुक्त बाजार विक्रय योजना के तहत कितना 50 लाख टन गेहूं और 25 लाख टन चावल का क्या किया है, मतलब नीलामी करने का फैसला किया, जो मार्केट में आएगा और ये चीज क्या उपभोक्ता तक पहुंचाया जाएगा, कि यानी उपभोक्ताओं में ज्यादा दिक्कत नहीं हो। अगर उपभोक्ता को दिक्कत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका मुद्रास्फीति आ सकता है, बहुत ज्यादा परेशानी, मार्केट का स्थिति गड़बड़ हो सकता है। तो ये अभी आज ही का घटना है, इसी वजह से सोचे कि ये चीज आपको बता देते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे क्योंकि उपभोक्ता से जुड़ी हुई बात है। सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है, 50 लाख टन बहुत बड़ी चीज होता है, और 25 लाख टन चावल जारी करने का फैसला किया। तो कौन सा योजना कहिएगा, मुक्त बाजार विक्रय योजना। अब आया क्या है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, तो जानते हैं आप लोग उपभोक्ता मूल्य हम लोग जो निकालते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पे ही निकालते हैं। गरीबी कल्याण है ना, गरीब अन्न होगा ना, यहाँ पे छूट गया है, मिस्टेक है, ठीक है। गरीब अन्न कल्याण योजना आया है, ठीक है। ये आया था आपका, ये जब कोरोना आया था 5 केजी देगा ना, 5 केजी जो है आपको चावल और गेहूं दिया जाएगा, ठीक है। और ये आया था आपका 2020 में कोरोना के टाइम, और इसको जनवरी में खत्म हो गया था इसका समय, फिर इसको दिसंबर 2023 तक बढ़ा दिया गया है। तो ये याद रखिएगा। कहेगा कि गरीब अन्न कल्याण योजना जो है कब तक बढ़ा दिया गया है, तो क्या कहिएगा, दिसंबर 2023 तक। और फसल बीमा योजना तो आप जानते हैं 18 फरवरी, कब 18 फरवरी 2016 को आया था, ठीक है। ये याद रखिएगा, फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को, है ना। गरीब अन्न कल्याण योजना कब आएगा, तो क्या कहिएगा 2020 को आया था। इसको बढ़ा, इसका कार्य कब तक समय था, 2023 तक समय था, मगर इसको बढ़ा करके कब कर दिया गया है, दिसंबर 2023 कर दिया गया है। उसके बाद मुक्त बाजार विक्रय योजना के तहत इतना नीलामी, केंद्र सरकार का ये योजना इतना नीलामी करेगा, ठीक है। चलिए अगला चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में समाचार पत्रों में रहा शब्द थारोसोरस इंडिकस क्या है। देखिए थारोसोरस इंडिकस क्या है आपको बताते हैं। आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो है ईयान है, महाकल्प है, कल्प है, युग है। तो अलग अलग युग में जब धरती का, जब जैसे धरती बना, सूरज बना, सूरज बनने के बाद धरती बना, ठीक है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है, बट आपको थोड़ा सा कार कर। तो सबसे पहले क्या आता है, सबसे आ जाता है ना सबसे पुराना अगर कल्प कहिएगा तो क्या कहिएगा, कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन, फिर आपका क्या हो जाता है पेलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक, नियोजोइक, है ना। ये सब कल्प है, महाकल्प है, ठीक है। तो उसी कल्प में तो अभी हाल फिलहाल में जो है ये डायनासोर देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि डायनासोर क्या है, विलुप्त प्राणी है, ठीक है। डायनासोर का कब्रिस्तान किसको कहता है, डायनासोर का कब्रिस्तान, डायनासोर चीन को कहता है ना, कहता है ना कि डायनासोर का कब्रिस्तान कौन है, चीन है, ठीक है। तो डायनासोर का जो है एक अवशेष मिला है, और कहाँ मिला है, तो आपका राजस्थान में मिला है, ठीक है। राजस्थान के कहाँ पे मिला है, राजस्थान के जैसलमेर में मिला है, जैसलमेर में मिला है, राजस्थान के जैसलमेर में मिला है। तो इसका जो है अभी हाल फिलहाल में इसका खोजा गया है, ये बहुत ज्यादा। तो क्या कहिएगा कि, तो ये कहिएगा कि ये मिसोजोइक का है, जुरासिक काल का था, ठीक है। मिसोजोइक का जुरासिक काल का, किसका, जुरासिक काल का। देखिए ये सब कल्प को याद रखना थोड़ा सा इस वजह से जरूरी है, बहुत बार पूछ देता है हिमालय का जो है निर्माण कौन सा काल में हुआ था, आप लोग को मिलता है। तो आदमी समझ नहीं पाता कि पेलियोजोइक है कि पेलियोसिन है, हेलोसिन है, ये सब क्या है, ये सब युग है। तो ये सब युग को थोड़ा सा आप लोग अपने में थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। कभी आएंगे तो फिर आपको ये उद्भव पर आने के बाद ही सब चीज आपको बता सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पुराना कहिएगा कि क्रेटेसस होता है सबसे पुराना, ठीक है। उसके बाद अगर आपको कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन हो जाएगा, फिर आपका क्या पेलियोजोइक हो जाएगा, पेलियोजोइक के बाद मिसोजोइक होता है, मिसोजोइक के बाद सेनोजोइक होता है, उसके बाद नियोजोइक होता है। तो आप फर्स्ट, दूसरा, तीसरा, चतुर्थ कल्प, 4 कल्प तक होता है। तो ये आपका डायनासोर का बात कहेगा तो क्या कहिएगा, अगर महाकल्प में कहेगा तो मिसोजोइक याद रखिएगा, अगर कल्प में आ जाएगा तो जुरासिक कहिएगा, ठीक है। इसी में क्रेटेसस आता है, क्रेटेसस का नाम सुना है, क्रेटेसस आपको बहुत बार बोलता है ना कि डेक्कन ट्रेप जो बना था कौन सा काल में बना था, तो क्या कहिएगा, क्रेटेसस। और इसी का महाकल्प कौन था, मिसोजोइक में ही हुआ था। मिसोजोइक को 2 कल्प में आप क्रेटेसस और जुरासिक में बांट सकते हैं, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ पे आपका है ना, ये देखिए जैसलमेर यहीं से मिला है, ठीक है। और इसका नाम क्या दिया था, थारोसोरस इंडिकस। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ सकता है। और ये कितना मिलियन पहले की बात है, 167 मिलियन साल पहले की बात है, ये जान जाइए। 167 मिलियन आज नहीं होता है, बहुत पुराना होता है। तो यानी इंडिया में भी डायनासोर था। और इंडिया का जो भूमि है ये किसका, गोंडवाना लैंड है, ये बात आप जानते हैं। गोंडवाना लैंड, दो लैंड था ना, एक अंगोरा लैंड, एक गोंडवाना लैंड। ये धरती है, मान लीजिए ये धरती है। आप लोग ज्योग्राफी तो थोड़ा मोड़ा जानते ही होंगे। मान लीजिए ये धरती है, पहले पूरा धरती किस में, दो भाग में बटा हुआ था, ठीक है। एक क्या था ऊपर में, जो हम लोग उत्तरी अमेरिका, यूरोप यूरोप देखते हैं, तो क्या है, ये सब अंगोरा लैंड है, ठीक है। अंगोरा लैंड है, अंगोरा, ठीक है, अंगोरा लैंड है। और नीचे वाला क्या था, गोंडवाना लैंड था, गोंडवाना लैंड था, ठीक है। ये गोंडवाना लैंड, तो हम लोग भारत का जो धरती है वो कौन सा है, गोंडवाना लैंड है। फिर ये आगे में टूट गया, है ना। बड़ी बड़ी प्लेट है, 7 गो प्लेट है ना, 6 गो, ठीक है। ये प्लेट है, छोटी प्लेट कम से कम 20 गो है। तो बाद में ये प्लेट न्यू प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की वजह से फिर अलग अलग हुआ। फिर हम लोग बोलते हैं ना कि यहाँ पे भूसन्नति हुआ, हिमालय में प्लेट का टकराव हुआ, होता है ना। अभी सारी प्लेट होता है, ये सारा चीज। देखिए ये सारा ज्योग्राफी का चीज है, अगर इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा तो फिर लंबा चला जाएगा। तो भारत का भूमि में आपका यानी जुरासिक काल का भी अवशेष मिला है। और ये बहुत, जब अब तक जो है भारत में जुरासिक काल का कोई भी चीज नहीं मिला था, डायनासोर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिल पाया था। और ये पहली बार मिला है, तो बहुत ज्यादा पेपर में ये बात आ रहा है। तो हो सके ये चीज आप लोग को पूछ दे, तो ये इसी वजह से आपके पास। तो क्या कहिएगा कि जैसलमेर में देखिए पृथ्वी का संरचना के बारे में हो, या अगर इसको आप ऐसे कि बेंथालासा क्या था, पेंजिया क्या था, आप जानते हैं ना कि जो ये आप देखिए यहाँ पे आपका पूरा चारों बगल क्या पानी, जो पानी था इसको क्या कहते थे, बेंथालासा। और जो स्थल वाला भाग था ये क्या था, पेंजिया। इसको क्या कहते हैं, पेंजिया, ठीक है, पेंजिया। और यही पेंजिया दो भाग में टूट गया। और ऊपर वाले भाग को, जो ऊपर वाला भाग हो गया, तो इस ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, ये अंगोरा लैंड है, लॉरेसिया कहिए या अंगोरा लैंड कहिए। और नीचे वाला गोंडवाना लैंड। और ये दक्षिण अफ्रीका देखते हैं ना, तो उसी से टूट करके हम लोग धीरे धीरे आके हिमालय से आके लड़ गए, ठीक है। हिमालय से आके लड़ गए, और इसी वजह से हम लोग बोलते हैं ना भारतीय उपमहाद्वीप। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितना देश आता है आपका, कौन आता है, अफगानिस्तान को भी कोई ले लेता है। इधर नेपाल है, भूटान है, भारत है, श्रीलंका है, मालदीव है, ये सब क्या है, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप में आता है, क्योंकि ये सारा आपका गोंडवाना लैंड का ही था। तो ये वाला भाग है, तो उस टाइम का अवशेष आपके यहाँ पे मिलता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलता है। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 167 मिलियन साल पुराना अवशेष मिला है, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है। तो औषधि मूल्य समझ जाइए, यानी जितना भी हम लोग दवाई उवाई लेते हैं, ये सब क्या है, हर चीज का एक होता है ना। जैसे आपको क्या बोलते हैं, CHCP है ना, कृषि लागत मूल्य आयोग है ना। तो जितना भी सामान खरीदते हैं, सरकार एक आयोग बनाता है, जिससे क्या उसके नागरिक के साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो, उसके साथ कोई छल नहीं करे। तो उसके लिए, तो उसी तरह से जो है दवाई के लिए एक आयोग बनाया गया था। उस आयोग का नाम क्या है आपका, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय ठीक है। औषधि को क्या बोलता है, औषधि को क्या बोलते हैं, फार्मेसी बोलते हैं ना, यही कहते हैं क्या, फार्मास्यूटिकल, NP, ठीक है। मूल प्राइसिंग होता है, NPPA होता है, ठीक है। और ये कब आया था NPPA, ये 1997 में। देखिए इसको क्यों बता रहे हैं अभी, आप कहिएगा कि अचानक इसका क्या जरूरत पड़ गया कि आप बता रहे हैं। देखिए इसको बताने का ये है, अभी संसद में एक बिल आया था, इसमें क्या था ना, बहुत सारी कंपनी थी। तो कंपनी क्या करता था कि कंपनी में बहुत ज्यादा नियम कानून जो है थोड़ा सा अलग अलग किया गया है। अभी टोटल 44 दवा को जो है अस्थायी नियम पे लाके रखा गया है। कंपनी के मालिक को भी थोड़ा सा अभी छूट, पहले क्या था, सजा लंबा था। अभी क्या है ना कि अगर कोई आदमी कुछ गलत करता है, अगर वो पैसा दे देगा, सजा काट देगा, तो उसको छोड़ दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा चेंज किया है, संसद में ये बिल आया था। इसमें आपको क्या है बता देते हैं, बहुत सारे दवाई आपको दुकान में जाते हैं लेने के लिए, तो उसमें क्या करता है ना कि सरकार जो है उस दवाई पे GST नहीं लेती है, मगर आप अगर खरीदने जाइएगा तो आपका रिटेलर जो है उससे आप पे GST जोड़ लेता है। तो ये सारा चीज अगर ऐसा करता है तो आप जाके कंप्लेंट कीजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज किया गया है। 44 दवाई को रखा है, बहुत सारा दवाई को इस लिस्ट से निकाल दिया है। अब दवाई, डॉक्टर तो है नहीं कि दवाई का नाम याद रहेगा, मगर आपको बता रहे हैं, तो हो सके इसके बारे में आपको पूछ दे। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का गठन कब किया गया है, तो 1997 में किया गया है, ठीक है। और ये अभी विधेयक आपका चर्चा में आया था। और इसमें कितना 44 प्रकार की दवाइयां जो है इसमें निर्धारित किया गया है। बहुत सारे दवाई को इससे छूट दिया गया है। और ये दवाई का क्या, आपको बिल GST की आपको थोड़ा देख करके लेना है कि ये ग्राहक के साथ या जो भी उपभोक्ता है उसके साथ धोखाधड़ी तो नहीं कर रहा है। चलिए आगे बढ़ाइए, तो आगे क्या है,
आगे है इंडियन पेनल कोड, आप लोग जानते हैं आईपीसी है, सीआरपीसी है, ये सारा चीज है। अभी एक विधेयक आया था संसद में, ये भी आप लोग जानते होंगे, पेपर ऊपर पढ़े होंगे। तो बिल बहुत ज्यादा जो है हल्ला गुल्ला हो रहा था कि जो है अंग्रेज के काल के समय का कानून था, उस कानून में हम लोग चेंज करना चाह रहे हैं। तो टोटल आईपीसी में टोटल धारा कितना था, 511 के करीब करीब था, 511 के करीब करीब था ना। तो 511 के करीब करीब जो है पूरा टोटल धारा था। अब उसमें बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। परिवर्तन क्या क्या होगा आपको हम बता देते हैं। पहले सुनिए, पहले इसका बता देते हैं ये कहानी, ये नाम क्या क्या रखने वाला है। आईपीसी का नाम चेंज करके भारतीय न्याय संहिता रखने वाला है, ठीक है। यानी आपका क्या हो जाएगा, बीएनएस, इसको क्या कहिएगा, बीएनएस कहिए, ठीक है। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, इसका हिंदी इंग्लिश एक ही है, ठीक है, बीएनएस। और उसके बाद देखिए 1867 किसके, तो क्या कहिएगा, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था ये, ठीक है। पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे हमारे, मैकाले थे। ये सब चीज जानते रहिए, ये सब, क्योंकि ये सब। और पहले विधि आयोग के पहले अस्थायी सदस्य के रूप में 1853 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, उसी मैकाले को ही बनाया था, ठीक है। और अस्थायी रूप से, अस्थायी में 1833 के एक्ट में कर दिया था, मगर 1853 के एक्ट में जो है विधि आयोग का एक सदस्य होगा, किसके, गवर्नर जनरल का, किसमें, गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि आयोग का एक सदस्य होगा, विधि सदस्य होगा। जो पहला विधि सदस्य कौन था, मैकाले था। 1853 में कहा गया था ये बात जानते चलिए। तो इसी कैनिन के कार्यकाल में 1860 में आईपीसी आता है और टोटल 511 उसमें धारा था। अभी इसी को चेंज करने की बात किया गया और उसका नाम भी चेंज होगा। इसका नाम क्या रखेगा, भारतीय न्याय संहिता 2023। और 1898 में आपका सीआरपीसी आया था, ठीक है, सीआरपीसी आया था और उसका नाम हो जाएगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023। और तीसरा आपका आया था 1872 में लॉर्ड मियो के कार्यकाल में। देखिए 98 में कर्जन था, ये भी जान चाहिए, बहुत बार पूछता है ना कि सीआरपीसी किसके समय में आया था, तो क्या कहिएगा, 98 से 1905 तक था। 98 से 1905 तक था कि नहीं था। कौन, लॉर्ड कर्जन। इसी के टाइम में बंगाल विभाजन हुआ था, जान जाइए, ठीक है। ये लॉर्ड कर्जन बहुत खतरनाक आदमी था, ठीक है। तो उसके बाद 1872 में लॉर्ड मियो था। कौन था, लॉर्ड मियो। लॉर्ड मियो का नाम आप लोग सुने होइएगा, लॉर्ड मियो था। लॉर्ड मियो के कार्यकाल में जो है ये आप आया था। पहली बार जनगणना भी 1872 में हुआ था। अनियमित, नियमित नहीं, नियमित जनगणना आपको कब से, 1881 से शुरू होता है, ठीक है। और आजाद भारत का 1951 से आता है। और महाविभाजक वर्ष 1921 को कहते हैं, ये भी बात जान लीजिएगा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से नेगेटिव में गया था पहली बार जनसंख्या, ठीक है। तो ये आपका 1872 में आया था आपका भारतीय कौन, साक्ष्य संहिता अधिनियम। अब इसका नाम चेंज करके क्या करने वाला है, देखिए आईपीसी का नाम क्या करने वाला है। आईपीसी का तो बता दिया आपको, भारतीय न्याय संहिता। तो यहाँ पे भारतीय न्याय संहिता कहाँ है, बीएनएस, ये आपका पहला हो जाएगा। सीआरपीसी का क्या हो जाएगा आपका, सीआरपीसी का क्या बोले, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस हो जाएगा। और आपका आगे में जो है, आगे क्या है, आगे में है आपका क्या है भैया, ये इंडियन एविडेंस एक्ट, इसका नाम क्या हो जाएगा, भारतीय साक्ष्य संहिता बीएसएस, ठीक है। और इसी तरह से इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। और ये देखिए आपको पहले बता रहे हैं, अभी ये लोकसभा में गया है, लोकसभा में बिल, अब लोकसभा से फिर इस अस्थायी समिति के पास जाएगा। उसमें जितने भी विशेषज्ञ लोग हैं इसको पूरा पढ़ेंगे, जो भी स्कॉलर लोग हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या जोड़ना चाहिए, कितना जो। अब देखिए इसमें मेन मोटा मोटी क्या बात कहा गया, सबसे पहली बात ये कहा गया है कि जो हम लोग पढ़ते हैं ना कि अभी संसद में एक बिल आने वाला था। ये बिल क्या था कि जो वैवाहिक बलात्कार, यानी पहले क्या था कि 15 साल से कम उम्र के बच्चे को अगर आप पत्नी के साथ अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आप पे क्या हो जाएगा, आप पे केस होगा, यानी आप पे बलात्कार जैसे फर्स्ट को एक्ट लग जाएगा। तो अब क्या किया है, उसको थोड़ा सा बढ़ा दिया है, 18 साल कर दिया है। 18 साल से कम उम्र के अगर आप पत्नी है आपका, अगर आप उसके साथ कुछ गलत कीजिएगा, ठीक है, मतलब उसके साथ अगर आप कोई वैवाहिक मतलब कोई शारीरिक संबंध बनाते हैं तो आप पर पास्को एक्ट लग जाएगा। पहला बात तो ये। और दूसरा बात क्या है, मॉब लिंचिंग वाला जो कहानी है, भीड़ के द्वारा जो मार दिया जाता है, इसमें पहले मृत्यु नहीं था, इसमें मृत्यु दे दिया गया है। दूसरी बात है। अब तीसरी बात इसमें क्या कर दिया गया है, और एक चीज था आपका कि बहुत आदमी दिखेगा कि शादी के बहाना मतलब आदमी को क्या देके, अब लालसा देकर कि नहीं आपके साथ हम शादी करेंगे, उसी का मतलब बहानाबाजी करके उसके साथ शारीरिक संबंध में आ जाता है, ठीक है। शारीरिक संबंध में आने के बाद जो है फिर उससे शादी नहीं करता है। तो इस पे भी बहुत कड़ा कानून की बात कहा गया, ठीक है। 10 वर्ष तक सजा, इसका बहुत कड़ा कानून किया गया। पहले इसमें ये बात नहीं था, नहीं करता है आदमी जो है, फंसा लेता है, फंसा करके उसके साथ शारीरिक संबंध बना लेता है और उसके साथ फिर बाद में जाके शादी नहीं करता। तो ये सारा चीज इसमें क्या
सुधार करने की बात किया गया। किसमें? आपका आईपीसी में। तो आईपीसी के बारे में जानिए, 1860 में आया था लॉर्ड कैनिंग। देखिए एग्जाम की दृष्टि से जानिए और थोड़ा सा ऐसे भी जानना जरूरी है कि आईपीसी, सीआरपीसी, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं एविडेंस कोड, ये सब चीज नहीं जानिएगा तो आपको समाज में रहते तो आपको पता नहीं लगेगा कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है। थोड़ा सा जानना, और एग्जाम की दृष्टि से तो ये बहुत ही आपका महत्वपूर्ण है अभी, क्योंकि इतना बड़ा बिल आया, इतना बड़ा बिल में फेरबदल होने जा रहा है, तो आपको थोड़ा जानना है। तो आईपीसी कब आया था? 1860 में आया। किसके कार्यकाल में आया था? तो क्या कहिए, कह दीजिए आराम से कि लॉर्ड कैनिंग के काल में आया था। कब आया था? 1860 में आया था। अभी उसका नाम चेंज करके क्या होने वाला है? तो भारतीय न्याय संहिता बीएनएस होने वाला है। ठीक है, भारतीय न्याय संहिता में कितना टोटल था? तो 511 था। अभी कम से कम 311 रहेगा, और बाकी बचा सब रिप्लेस होगा। ठीक है, बहुत सारा रिप्लेस। अभी अस्थायी समिति के पास जाएगा, फिर वहां से राज्यसभा जाएगा, राज्यसभा से पारित होगा, फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति अपना सिग्नेचर करेगी, तब जाके ये कानून बनेगा। यानी ये टोटल प्रक्रिया होते, आप समझ जाइए, मतलब अगला सत्र तक होगा, उससे पहले नहीं होने जा रहा है। तो ये थोड़ा आप लोग अपने स्तर से देख लीजिएगा। ठीक है, अब मॉब लिंचिंग से जो है मृत्युदंड का प्रावधान कर दिया गया। भीड़ मिल के नहीं देखते हैं कि दो कोई बात हो गया और वहां पे भीड़ हो गया, भीड़ में आदमी किसी को मार दिया जाता है तो उसमें सजा था, अब उसमें मृत्यु का भी प्रावधान कर दिया गया है इसमें। अब कोई आदमी शादी वादी का बहाना देकर के भी आदमी को शादी नहीं करता था, उसके साथ भी अब ये प्रावधान कर दिया कि अब ऐसा नहीं कर सकता है। अब बहुत बार जो है वैवाहिक बलात्कार वाला मैटर आ रहा था, तो अब उसको भी कि नहीं, अगर कोई अब 18 साल की उम्र की ज्यादा पत्नी है, अगर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है तो वो वैवाहिक बलात्कार नहीं माना जाएगा। इससे क्या है ना कि बहुत सारे जो महिलाएं, जो अच्छी महिलाएं नहीं है, वो अपने पति के साथ शोषण करता था, तो ये सारा चीज सुधार करना जरूरी था इसमें। चलिए आइए, ऑपरेशन जेरिको किस राज्य से संबंधित है? हाँ, ये ऑपरेशन जेरिको के बारे में आपको बताना जरूरी है, इसको थोड़ा जानिए। देखिए हाल फिलहाल में जो भी एग्जाम होगा तो देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन एक कच्चा टिब्बू द्वीप पे हो या फिर ऑपरेशन जेरिको पे, इस पे आना ही होना है। ठीक है, अभी अविश्वास प्रस्ताव आया था मणिपुर वाला मुद्दा लेके, विपक्ष को लगा कि इसका मोदी जी के जो है ये कर्तव्य से जो है इसके साथ जो भी एनडीए के जो उसके साथी हैं हो सके वो भी सपोर्ट में नहीं है, और हम अविश्वास प्रस्ताव लाएं और मेरे साथ सब कोई लोग जो लोग नाराज हैं उसके सपोर्ट में आकर के हम बहुमत मतलब अविश्वास के लिए इतना मत जुटा लें जिससे इसका सरकार गिर जाए। बट ऐसा तो हुआ नहीं, वो अविश्वास प्रस्ताव लोग का गिर गया। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव गिर गया। तो इसी भाषण में हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, दो बात लेके आए। एक बात तो आपका ले आए कच्चा टिब्बू द्वीप वाला, जो भारत माता का टीका टिप्पणी था, और दूसरी बात मणिपुर हिंसा पे जो लोग वहां पे मारे जा रहे हैं, तो उस पे ये बोलने लगे मोदी जी। मिजोरम में आपको बताते थे, मिजोरम राज्य 1987 में बना, उससे पहले मिजोरम किसका हिस्सा था? आसाम का हिस्सा था। और बांग्लादेश कब बना? 1971 में बना, और 1971 से पहले बांग्लादेश किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था। देखिए ये भारत है आपका, देखिए भारत तो को निकालिए, तो भारत को हम देखते हैं, आपको दिखाता है, इससे आपको स्पष्ट हो जाएगा बात। ठीक है, हाँ ये देखिए, ये आप इससे आप स्पष्ट हो जाइएगा। देखिए ये इधर लिखा हुआ है, उधर नहीं समझिएगा। ये आप देख रहे हैं, ये आपका मिजोरम है, ये आप देख रहे हैं ना, ये आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये मिजोरम है। 1971 की बात कर रहे हैं। कब की बात कर रहे हैं? यहाँ पे 1971 की बात कर रहे हैं। आपको ये समझने चलना है 1971 से पहले। 1971 से पहले यहाँ पे इधर क्या पाकिस्तान है, इधर क्या है? म्यांमार है, इधर म्यांमार है। ये बात जानते चलिए, यहाँ पे म्यांमार हो जाएगा, यहाँ पे पाकिस्तान हो जाएगा। तो ये वाला जो जगह होगा तो आप हॉटस्पॉट होगा कि नहीं होगा ये समझ जाइए। अब ये वाला और ये वाला किसके साथ था? आसम के साथ जुड़ा हुआ था। अब हुआ क्या, असम सरकार जो है 1961 में एक बिल लेके आता है कि असम सरकार का जो राजकर्मी होगा, जिसको असमिया भाषा नहीं आएगा, वो क्या करेगा? असम सरकार की असम का जो भी राजकर्मी होगा वहां पे वो नौकरी नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे एक आदमी थे, ठीक है, जिसका नाम हम लोग लाल डेंगा के नाम से जानते हैं। कौन है? लाल डेंगा। ये जानते चलिएगा, देखिए बाद में आपको समझ में आएगा कि क्या बता रहे थे। लाल डेंगा करके आदमी था, और लाल डेंगा ने यहाँ पे इस चीज का विरोध किया, और यहाँ पे जो है एक आंदोलन मूवमेंट चलाना प्रारंभ किया कि अब यहाँ के हम लोग जो भी यानी मिजो, क्योंकि ये आपको पता है यहाँ पे मिजोरम है, यहाँ पे लोग जो रहते हैं मिजो भाषी बोलते हैं, मिजो पहाड़ी भी है, यहाँ पे ब्लू माउंटेन भी पड़ता है, इधर मिजो भाषी के लोग रहते हैं। तो ये लोग सोचा कि अब हम लोग पास में तो आता नहीं, हम लोग मिजो भाषी के लोग हैं, वहां पे जाके हम लोग नौकरी नहीं कर सकते, तो हम लोग अलग स्टेट तो छोड़िए, ये देश का मांग करने लगा। ठीक है, देश का मांग करने लगा। जब देश का मांग करने लगा और 1971 तक ये बांग्लादेश था, इधर से भी इसको सपोर्ट मिलता था, किसको? पाकिस्तान का सपोर्ट मिलता था इधर से यहाँ पे। और क्यों? लाल डेंगा को इधर से पाकिस्तान का सपोर्ट, इधर से म्यांमार का सपोर्ट। और आप जानते हैं कि म्यांमार में अभी भी सैनिक शासन है, और म्यांमार को किसका? चाइना का सपोर्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अस्थिर हो चुका था। अस्थिर होने की वजह से 1966 में, आपको शॉर्टकट में हम लेके जा रहे हैं, इतना लंबा नहीं लेके जाएंगे, तो 1966 में आप जो है हम लोग का भारतीय वायुसेना द्वारा यहाँ पे बॉम्बिंग किया गया था, और कुछ लोग
यहाँ पे मृत्यु हो गया था। तो इसी बात को जो है अपना प्रधानमंत्री मोदी जी बोल रहे थे कि हम अभी यहाँ पे जो लोग मर रहे थे, क्या मर रहा है, तो अपना जो है भारतीय वायुसेना द्वारा, अपना ही देश का सेना द्वारा अपने ही भूभाग में बॉम्बिंग किया गया था। तो वो बात, और ये कब हुआ था, ये 5 मार्च की बात हुआ था, ठीक है, 5 मार्च 1966 की बात है। और 1966 देखिए उस टाइम का थोड़ा सा राजनीतिक स्थिति आपको, आज राजनीति में अस्थिरता नहीं था, अस्थिरता कैसे लेके था। 1962 में चाइना युद्ध हुआ, 1964 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का मृत्यु हो गया, 1964 में लाल बहादुर शास्त्री बने, 1965 में चाइना के साथ युद्ध हुआ, 1965 में हम लोग युद्ध इधर उधर में रह गया, फिर ताशकंद समझौता हुआ, 1966 11 जनवरी को हमारा लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हो गया। तो समझ रहे हैं, अब लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु इतना बड़ा घटना हो गया। फिर 1966 में जैसे लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु हुआ तो यहाँ पे तत्कालीन रूप से ला करके इंदिरा गांधी जी को, क्योंकि वहां पे राजनीतिक सीट वैक्यूम हो गया ना, उस सीट को भरने के लिए कोई था नहीं, तो इंदिरा गांधी आके सीट में बैठी। और जैसे ऐसा हाल हो रहा था तो यहाँ पे पाकिस्तान द्वारा और म्यांमार द्वारा यहाँ लाल डेंगा को क्या कर दिया गया, पूरा पावर दे दिया गया। और यहाँ पे क्या किया, ये केंद्र सरकार से मांग कर लिया कि इसको एक अलग देश बना दिया जाए। तब यहीं पे आपका वायुसेना द्वारा, सचिन पायलट जानते हैं ना, तो सचिन पायलट का पापा थे, एक सुरेश कलमाड़ी थे, उस टाइम वायुसेना में ये लोग थे, ठीक है। तो ये लोग जो है वहां पे वायुसेना के माध्यम से यहाँ पे 2-3 विमान आया और यहाँ पे बम्बिंग किया, जितने भी लोग थे वो इधर उधर भाग गए और यहाँ पे थोड़ा सा शांति हुआ। फिर जा करके लास्ट में जो है 1987 में 53वां संविधान संशोधन, कैवा संविधान संशोधन, 53वां संविधान संशोधन 1987, ठीक है, याद रखिएगा। कैवा संविधान संशोधन कहिएगा, 53वां संविधान संशोधन 1987 को कैवा राज बना, 53वां राज बना, सॉरी 23वां राज बना। 22वां राज आपका सिक्किम था, 36वां संशोधन लेके सिक्किम बना था ना ये, ठीक है। आपका 23वां राज ये बना, फिर 24वां राज आपका 1987 में ही अरुणाचल प्रदेश पर बनता है, ठीक है, 55वां संविधान संशोधन द्वारा। तो याद ये, और यहाँ का पहला मुख्यमंत्री आपका लाल डेंगा बनता है। तो उसी से अब हुआ, देखिए ये आपको बताया हम क्यों कि यहाँ का राजनीतिक, तो जब यहाँ पे असमिया भाषा के लोग को जब नौकरी, मतलब सॉरी मिजो भाषा के लोग को जब नौकरी यहाँ पे नहीं देगा, तो लाल डेंगा द्वारा जो ऑपरेशन चलाया गया था इस जगह से भारतीय सेना को निकालने के लिए, उसी भारतीय सेना, क्योंकि यहाँ पे भारतीय भूभाग है तो भारतीय सेना रहेगा ही रहेगा। और आपको इधर क्या बोले, मिजो ये म्यांमार और इधर पाकिस्तान, क्योंकि ये बांग्लादेश पहले पाकिस्तान था। पाकिस्तान ये कब बना, तो ये बांग्लादेश कब बना, 1971 को मुक्ति संग्राम जब हुआ था, उससे पहले ये पाकिस्तान का भूभाग था। ये दोनों तरफ से इसको इतना सपोर्ट कर दिया गया, ये एक ऑपरेशन चलाया, जो ऑपरेशन के बारे में बता रहे थे, यहाँ से जितने भी भारतीय सेना के जवान थे सारे को निकाला जा रहा था और मारा जा रहा था। इसी को, इस ऑपरेशन का नाम आपका क्या रख दिए, देखिए आपको बताते हैं, जेमेरिंगा, क्या नाम था इस ऑपरेशन का नाम था, ले आइए देखिए, उसी ऑपरेशन का नाम था क्या, जेरिको, ठीक है। तो आपको ये जेरिको याद रखना है, ये क्या है, उसी ऑपरेशन का ये नाम क्या है, जेरिको। तो किसके द्वारा चलाया गया था, लाल डेंगा के द्वारा चलाया गया था। लाल डेंगा कौन था, तो मिजोरम का पहला मुख्यमंत्री था। ये बात आपको याद रखना है। और इस बार जो है ये अपने संसद में, अपना लोकसभा में भाषण में ये जो चीज का एगो आपका कच्चा तीबू द्वीप के बारे में बता दिए थे आपको कि 1974 से लेकर 76, यानी 1976 में जो है इंदिरा गांधी जो है कच्चा तीबू द्वीप को दे दिया, किसको, श्रीलंका को, ठीक है। और कई बार इस पे विवाद भी चलता रहता है कि कच्चा तीबू द्वीप, तो उस दिन इस वीडियो में हम बता चुके थे और आज आपको हम आज जेरिको के बारे में बता रहे हैं। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। और कौन, मिजोरम में लाल डेंगा, ठीक है, कौन, लाल डेंगा। और ये घटना कब का है, ये 5 मार्च का है, कब कहिएगा, 5 मार्च को चलाया था 1966 को, ठीक है। ये बात आपको जानते चलना है। और ये राज कब बना, 1987 को, ठीक है। चलिए, ये सारा क्वेश्चन आपको हम आज कराए हैं, अपने स्तर से बताने का प्रयास किए हैं। और आप लोग कमेंट करके कुछ बताइए कि क्वेश्चन, अगर पूरा वीडियो देखिए, वीडियो को स्किप करके देखिएगा तो फिर मेरा वीडियो देखने का आपको बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। और एक बात बता देते हैं, वीडियो कोई भी चीज पढ़िए ना, आप अगर सिर्फ टू द पॉइंट पढ़ते हैं, उसके सराउंडिंग में पढ़ने का प्रयास कीजिए। और हर एक जो भी हम बात बताएं, ये सारा एग्जाम में पूछा हुआ बात है। आप थोड़ा सा भी विश्वास कर सकते हैं, अगर विश्वास नहीं करते, कोई भी एग्जाम होगा, फिर मेरे वीडियो से चीज को मिला लीजिएगा, आपका कितना क्वेश्चन यहाँ से टकराएगा, आप इसको सोच नहीं सकते हैं। ये मतलब सारा आपका मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज एग्जाम से पूछा हुआ चीज है। सारा अपना अनुभव हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। इसी वजह से एक भी चीज को जहां पे आपको अगर समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक दीजिए और कॉपी कलम लेके एक अपना नोट बनाइए, शॉर्ट नोट, और एग्जाम देने जाने से पहले एक बार उसको आप जरूर देख लिया कीजिए, ठीक है। आपको एग्जाम में ये बहुत सहायता देगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। हम लोग मिलते हैं फिर कल कुछ नया टॉपिक के साथ और कुछ नया समसामयिक घटना लेकर के, ठीक है।